लास्ट क्लास में हमने करा था इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब हमने इक्विलिब्रियम करा था तो इक्विलिब्रियम की अजम्पशंस वैलिड थी कीन्स की थ्योरी में। क्या अजम्पशंस थी? शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नो एक्सटर्नल सेक्टर, क्लोज्ड इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी है। ठीक है। शॉर्ट रन क्या इंश्योर करता था कि वी कैन अटेन इक्विलिब्रियम विदाउट रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। देयर इज स्कोप फॉर फर्दर एक्सपेंशन, कि अगर शॉर्टेज होगी तो प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है शॉर्ट रन में। दूसरी असम्पशन थी प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, तो अगर शॉर्टेज होगी तो भी आप प्राइसेस बढ़ा नहीं सकते, प्राइसेस कम नहीं कर सकते अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री है तो भी प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। गवर्नमेंट ना होना और एक्सटर्नल सेक्टर ना होना वो टू सेक्टर इकोनॉमी इंश्योर करता था, वो अलग कॉन्सेप्ट था। अब हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। 6 मार्कर इस कॉन्सेप्ट पे आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ध्यान से देखना, पहले मैं आपको एक जनरल सी सिचुएशन, फिर हम टेक्निकल आंसर पे आएंगे। पहले अंडरस्टैंड करते हैं, एक आइडिया लेते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता होगा। ध्यान से देखना। क्या स्टडी कर रहे हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? एडी एंड एएस। ओके, अब ध्यान से देखना, एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो 45 डिग्री लाइन होती है। ठीक है, 45 डिग्री लाइन बना दिया। एएस सी प्लस एस। ओके, अब एग्रीगेट डिमांड, कलर चेंज कर लेते हैं। ये था एग्रीगेट डिमांड। अब ध्यान से देखना, अब कहानी शुरू होगी। लेट अस अज्यूम इफ वी आर ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम है बट ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इसका मतलब क्या होता है? एनीवन? अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, इक्विलिब्रियम है और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, तो चिन्ह में आपके हिसाब से इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये जो लेवल है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो इसका मतलब क्या है? right? ये जो है ना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, लेवल ऑफ इनकम ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये जो इक्विलिब्रियम अभी अचीव करा हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का है, तो इसका मतलब क्या है? डिमांड और चिन्ह में डिमांड और सप्लाई इक्वल है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यस, तो हर एक इक्विलिब्रियम लेवल पे होते हैं। अर्नव, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है तो उसका मतलब क्या है? So that इंडिकेट कर रहा है yes, so that there's a full output and there's no involuntary unemployment. There's no voluntary unemployment. there is no voluntary unemployment or involuntary unemployment. So voluntary is not accounted. Yes, sir. Okay, technical से पहले एक general. It means that all the resources in the economy have been fully utilized. ये होता है full employment level. All the resources in the economy have been fully utilized. That
there is no involuntary unemployment. That should follow the first line. That should be the second part of the answer. Full employment level, all the resources in the economy, all the factors of production have been fully utilized. There is no involuntary unemployment. अब ध्यान से देखना क्या हुआ. अब इकोनॉमी में डिमांड और बढ़ी, डिमांड और ज्यादा बढ़ गई. It may be due to increase in consumption expenditure or investment expenditure. Whatever may be the reason, अब डिमांड और बढ़ गई. It may be due to delta I or delta C. So let us assume additional investment expenditure हुआ. जो भी हुआ, डिमांड बढ़ गई. अब किस लेवल पे जाके AD और AS इक्वल है? इस लेवल पे जाके ये AS कर्व है और ये AD कर्व है. यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ. यस और नो? यस और नो? अब इस लेवल पे अगर मैं चेक करूं तो मेरा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तन्मय, सर कौन सा लेवल आपने इंडिकेट करा? पहले मैं यहाँ था. जी सर. Let us assume this was E1 and this is E2. Let us assume. जी सर. प्लॉटिंग मैं अभी चेंज करूंगा, बट अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं अगर E2 पे हूं तो मेरा जो लेवल ऑफ इनकम है वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा सर. तो ये है मेरा नया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. यस. अब ये लेवल ऑफ इनकम भी होता है, लेवल ऑफ आउटपुट भी होता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होता है. यस और नो? यस सर. तो एक तरह से एडी बढ़ने की वजह से लेवल ऑफ इनकम बढ़ा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा. यस और नो? यस सर. बट अगर मैं ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहा हूं, अगर मैं ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हूं, ये जो था E1 ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था. जी सर. अगर मैं ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हूं तो क्या एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाना पॉसिबल था? नहीं सर. एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो बढ़ाना ही पॉसिबल नहीं था. तो ये बढ़ा कैसे? कह रहे जो बढ़ा है, कह रहे यस इनकम बढ़ी है, कह रहे वो नॉमिनल इनकम बढ़ी है, रियल इनकम नहीं बढ़ी. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बढ़ा है, यूनिट्स नहीं बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं बढ़ा. जितनी भी आपकी इनकम बढ़ी है दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. कह रहे अगर डिमांड बढ़ गई, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी ज्यादा हो गई, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं कि आप आउटपुट बढ़ा सको. तो अब जो भी इंक्रीज इन इनकम हुआ दैट वाज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस. अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब मैं इस ग्राफ पे कहां हाईलाइट करूंगा इन्फ्लेशनरी गैप? इन्फ्लेशनरी गैप हाईलाइट करना हो या डिफ्लेशनरी गैप हाईलाइट करना हो, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हाईलाइट करेंगे. ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम. अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे द गैप बिटवीन, ध्यान से देखना एक सेकेंड, ध्यान से देखना कहां पे हाईलाइट करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप. ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑलवेज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो लेवल ऑफ इनकम है उसमें और जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, ये जो है ना एडी ऑरेंज लाइन जो है, दिस इज योर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड. और जो पहले था एडी वो क्या था? एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अगर मैं इसको 1 और 2 भी कर दूं, ध्यान से देखना, ये जो AD1 था ये क्या था? एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ये जो AD2 है ये है प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड, एग्जिस्टिंग एग्रीगेट डिमांड. योर एग्जिस्टिंग एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. कितना गैप है? ये गैप है. इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशनरी गैप. The gap between the existing aggregate demand and the aggregate demand at full employment level is termed as
इन्फ्लेशनरी गैप। अगर ये गैप किसी तरीके से फिल हो जाए तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। कैसे फिल होगा वो हम अभी आगे स्टडी करेंगे। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसका एग्जैक्ट मीनिंग। ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको आइडिया दिया है कि ग्राफ कैसे बनेगा, बनते हुए देखते हैं तो अंडरस्टैंड करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 मार्कर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। जो इक्विलिब्रियम में एक्सेस डिमांड था और ये जो एक्सेस डिमांड है बिल्कुल अलग है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, तो हमें इन्फ्लेशनरी गैप एक्सप्लेन करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, तो वहां पे वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बातें हैं। ध्यान से देखना, इस कॉन्सेप्ट में इक्विलिब्रियम के assumptions वैलिड नहीं है, बी केयरफुल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड? if AD is for a level of output more than the full employment level, full employment level पे AD1 था, existing aggregate demand AD2, it is for a level which is more than the full employment level, then a situation of excess demand exists. Excess demand gives rise to an inflationary gap which causes a rise in the price level. The above figure, अभी वो जो फिगर आपको बताया उसकी बात हो रही है, it depicts a situation of excess demand where on x-axis we measure income output and employment and y-axis AD and AS. The economy will be in full employment equilibrium at point F and the level of full employment output is OQ1. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसके हिसाब से कर देता हूँ, मैं जो चेंज करूंगा ना, ओके OQ1, ठीक है जी, उसके हिसाब से, ताकि आप एक्सप्लेनेशन रिलेट कर पाए। ये है OQ1, ये है पॉइंट F, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी विल बी इन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट F, ठीक है, एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट एट दिस पॉइंट इज OQ1 अंटिल पॉइंट Q1। ध्यान से देखना, इस पॉइंट तक O से Q1 जब जब इनकम बढ़ी, जब इनकम बढ़ी तो साथ साथ आउटपुट भी बढ़ा, क्योंकि रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं थे, आप लेबर और एम्प्लॉय कर सकते थे, आउटपुट बढ़ा सकते थे। ध्यान से देखना, until point Q1 increase in nominal income and output correspond to increase in real income and output. Nominal income होता है income at current year prices, output बढ़ा तो आप प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका नॉमिनल इनकम बढ़ी। रियल इनकम क्या होती है? करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस। अगर करंट ईयर आउटपुट बढ़ रहा है तो भी रियल इनकम बढ़ेगी। आउटपुट 10 से 20 हुआ, नॉमिनल इनकम भी बढ़ रही है, रियल इनकम भी बढ़ रही है। आउटपुट 20 का 20 है, लेकिन प्राइसेस बढ़ गए तो नॉमिनल इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तन में आउटपुट 20 का 20 है, पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, प्राइसेस 10 रुपए से 15 रुपए हो गए, नॉमिनल इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तन में सॉरी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। नॉमिनल इनकम का आउटपुट की फॉर्मूला बात नहीं होता है सुनी। करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस। मेरा क्वेश्चन है कि आउटपुट पिछले साल 20 यूनिट्स था, या प्रीवियस सिचुएशन में 20 यूनिट्स था, अभी भी 20 यूनिट्स ही है, बट प्राइसेस प्रीवियस सिचुएशन में 10 थे, अब 20 हो गए, तो नॉमिनल इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। बढ़ेगी। रियल इनकम होता है, क्या फॉर्मूला होता है तन में रियल इनकम का? करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस, करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस। अब आउटपुट 20 का 20 था,
सिचुएशन 1 में भी 20, सिचुएशन 2 में भी 20. प्राइसेस, करंट ईयर प्राइसेस 10 से 20 हो गए, बट क्या रियल इनकम कैलकुलेट करते वक्त करंट ईयर प्राइसेस कंसिडर करते हैं? नहीं नहीं करते. तो अगर सिर्फ प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आउटपुट नहीं बढ़ रहा तो नॉमिनल इनकम तो बढ़ जाएगी, बट क्या रियल इनकम बढ़ेगी? नहीं वो नहीं बढ़ेगी. ठीक है सर, गॉट. क्योंकि आउटपुट चेंज ही नहीं हो सकता. गॉट. तो ये पॉइंट है. Until point Q1, increase in nominal income and output will correspond to the increase in real income. क्यों? क्योंकि जो Q1 था तब तक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव नहीं हुआ, तो यहाँ से यहाँ जब तक हम जा रहे हैं तब तक आप आउटपुट बढ़ रहा है, यूनिट्स में भी एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि फुली यूटिलाइज नहीं है रिसोर्सेज. बट बियॉन्ड पॉइंट Q1, increase in nominal income and output do not correspond to any change in real income and output. This is because real income and output cannot increase beyond the full employment level, as all the resources are already fully utilized, fully employed. The increase in nominal income and output are merely due to increase in the price level. तो जो आपकी इनकम बढ़ रही है बियॉन्ड पॉइंट Q1 के बाद जितनी भी इनकम बढ़ रही है, इस पॉइंट के बाद जितनी भी इनकम बढ़ रही है, दैट इज सोली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल. नॉमिनल इनकम बढ़ रही है, रियल इनकम नहीं बढ़ रही. हेंस इन्फ्लेशनरी गैप is the amount by which existing aggregate demand exceeds the level of aggregate demand required to establish full employment equilibrium. इस पॉइंट को तो G, तो प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनमें जो गैप है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. द इन्फ्लेशनरी गैप is so called, क्या इसका नाम इन्फ्लेशनरी गैप क्यों है? Because it sets in motion the forces that will cause inflation. महंगाई बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? सामान आप बढ़ा नहीं सकते, रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हैं. अब डिमांड अगर बढ़ रही है तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे. बट हमने तो अजम्पशन ली थी कि प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, तो यही समझना था कि वो जो अजम्पशन थी वो इक्विलिब्रियम की अजम्पशन थी, वो इन्फ्लेशनरी गैप पे वैलिड नहीं. At point G, AD lies above the 45-degree line. इस पॉइंट पे जो ये जो पॉइंट G है, इस पे जो AD है, it lies above the equilibrium point AD at full employment level. इस पॉइंट पे पॉइंट F पे AD is equal to AS. आप एग्रीगेट सप्लाई बोलो या एग्रीगेट डिमांड बोलो, दोनों सेम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे. जितनी भी है, इन दोनों में जो गैप है वो क्या है? इन्फ्लेशनरी. At point G, AD lies above the 45-degree line. As a result, AD measuring Q1G is greater than the level of output OQ1. The effect of this will be to create demand pull inflation. Inflation हो रही है क्यों? डिमांड बढ़ने की वजह से. ये जो है Q1G, ये क्या है? Q1G ये प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड है आपकी. इसकी पूरी वैल्यू अगर लेंगे तो प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड है. और Q1F एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और जो Q1F है इट इज इक्वल टू OQ1. तो OQ1 क्या था? लेवल ऑफ आउटपुट. कितना आउटपुट बना रहे थे आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे? तो यहाँ तो वो मीट हो रहा था क्योंकि Q1F was equal to OQ1, तो आप मीट कर पा रहे थे. एग्रीगेट डिमांड was equal to एग्रीगेट सप्लाई. अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई. क्या आपका आउटपुट सफिशिएंट है आपकी न्यू एग्रीगेट डिमांड मीट करने के लिए? सफिशिएंट है कि नहीं है OQ1? No, sir. नो, इट इज इनसफिशिएंट. तो उसकी वजह से क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ दिस will be to create demand pull inflation. The rise in the price level given the constant real output आप चेंज कर नहीं सकते because आप resources fully utilize कर चुके हो. It will cause an increase in the nominal output until the new equilibrium is reached at point E. It will be noted that real output and real income is the same at the new equilibrium.
रियल आउटपुट और रियल इनकम चेंज ही नहीं होगी। कह रहे जो पहले थी वही थी, वो चेंज हो ही नहीं सकती क्योंकि आउटपुट बढ़ा ही नहीं। The equilibrium level of employment is also the same because the resources were fully utilized. अब ध्यान से देखना, ये बहुत important point है। All that has happened is that nominal income and output have increased due to the increase in the price level. Thus, excess demand causes an inflationary gap. In other words, the economy remains at full employment equilibrium, although at a higher प्राइस लेवल। कह रहे फुल एम्प्लॉयमेंट में तो पहले भी थी, अभी भी उससे ऊपर तो जा नहीं सकते, कुछ है नहीं। कह रहे लेकिन हम तो जा रहे हैं। कह रहे वी आर स्टिल एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बट नाउ वी आर एट अ हायर प्राइस लेवल। तो क्या अंडरस्टैंड करा हमने? मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप और उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इसके इम्प्लीकेशंस, मतलब क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, और मेजर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप। रीजंस क्या हो सकते हैं इसके, क्यों होता है इन्फ्लेशनरी गैप, और क्या मेजर्स हैं इसको करेक्ट करने के। बट पहले मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। क्या रीजन हो सकता है इन्फ्लेशनरी गैप का? ध्यान से देखना, ग्राफ पे ही बेस था। क्या बताया था मैंने आपको? इन्फ्लेशनरी गैप कब होगी? आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे और द एग्जिस्टिंग एग्रीगेट डिमांड, द प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या रीजन हो सकता है डिमांड बढ़ने का? या तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एडी के दो कंपोनेंट्स हैं, सी एंड आई। तो ध्यान से देखना, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू राइज इन एमपीसी। एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, योर टेंडेंसी टू कंज्यूम पार्ट ऑफ योर एडिशनल इनकम। एमपीसी बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी। एमपीएस गिरेगा तो भी कंजम्पशन बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। राइज इन गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे गवर्नमेंट कहां से आ गई? अभी तक तो हम टू सेक्टर इकोनॉमी में थे बेटा। वो अजम्पशंस सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड है? इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट भी हो सकती है, एक्सटर्नल सेक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एडी बढ़ना, कंजम्पशन बढ़नी है, तो कंजम्पशन इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टमेंट डिमांड हो सकती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो आरओआई है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई एंड एमईआई बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट के लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और रिडक्शन इन टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम करे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो एडी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एक कंपोनेंट होता है। तो अगेन दीज वर द रीजंस बिहाइंड एक्सेस डिमांड। अब ध्यान से देखना, उस दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, रीजंस और मेजर्स। बहुत इजी है, अंडरस्टैंड करेंगे किससे। हमने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स करे थे, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उसमें था प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो उसमें था इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेगी ना, एग्जैक्टली वही है। क्या स्टेप्स लेगी गवर्नमेंट? महंगाई कंट्रोल करने के लिए वो टैक्सेस बढ़ा देगी। अब उनके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। तो अंडरस्टैंड करने में कौन सा टूल कैसे यूज होगा। पहले फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी मतलब उनके दो टूल्स होते हैं, मेजरली दो टूल्स होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, टैक्सेशन को बोलते हैं रेवेन्यू पॉलिसी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर पॉलिसी। टैक्सेस बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ा दोगे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, वो कम स्पेंड कर पाएंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिर जाएगा। एक्सपेंडिचर पॉलिसी, खर्चे कम कर दो। गवर्नमेंट अगर अपने खर्चे कम कर देगी, एडी का कंपोनेंट गिर जाएगा, डिमांड गिर जाएगी, कंजम्पशन लेवल गिर जाएंगे। ध्यान से देखना, रेवेन्यू पॉलिसी, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ एनी गवर्नमेंट is through taxes. The government should raise taxes
in order to reduce the purchasing power of people. तो क्या करना था उनको? Raise taxes. Expenditure policy में the government should reduce its expenditure. Deficit financing, printing of new currency. Deficit financing जितनी ज्यादा होगी इकोनॉमी में मनी सप्लाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी. मनी सप्लाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी लोगों की परचेजिंग मतलब जो मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी उतनी ज्यादा बढ़ेगी. लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे बेचेंगे, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन होगी. तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिस्ट्रिक्ट करो. द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स. दिस विल इन टर्न रिड्यूस गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू स्पेंड. तो पैसा ही नहीं होगा गवर्नमेंट के पास, कम होगा, कम खर्चा करेंगे, इकोनॉमी में कम आएगा, तो उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा. पब्लिक बोरोइंग रिड्यूस करो. अब उसमें दो तरीके होते हैं, ध्यान से देखना. अब अगर मैं, जैसे होता है ना कि उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन से, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं चाहता हूं कि आपके पास अवेलेबल इनकम कम हो, मनी कम हो स्पेंडिंग के लिए, तो मैं क्या करता हूं? पब्लिक बोरोइंग बढ़ा देता हूं. मैं गवर्नमेंट हूं, जब मैं पब्लिक बोरोइंग बढ़ाऊंगा तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम बोरोइंग मनी फ्रॉम द पब्लिक. उनके जो डिस्पोजेबल इनकम है, आपने 100 रुपए कमाए, अगर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज निकाली, अट्रैक्टिव, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो आप पैसा सेव करोगे ज्यादा, आप उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करोगे. तो जब आप उन स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो गवर्नमेंट तो बोरो कर रही है आपसे पैसा, लेकिन वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा. गवर्नमेंट जब खर्च करना चाहेगी तब खर्च करेगी. अभी उसके इंटेंशन है आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, आपके कंजम्पशन को कंट्रोल करना. तो गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग बढ़ा देगी. ध्यान से देखना. The government should increase the public borrowing in order to extract excess demand from the public. Bonds issue कर सकती है high rate of interest पे, treasury bills, ये सब चीजें यूज होती हैं, important है. तो एक हो गया fiscal policy measures to control excess demand, एक होते हैं monetary policy measures. Monetary policy जो हमने बैंकिंग में भी पढ़ा था, बैंकिंग में भी पढ़ा था, पूरा का पूरा बैंकिंग वाला ही है. मैं आपको रिकॉल कराता हूं जल्दी से, ध्यान से देखिए. मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स. क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स. क्वांटिटेटिव मेजर्स में बैंक रेट, क्या चाहता हूं मैं इन्फ्लेशन है, मैं चाहता हूं लोगों की डिमांड कम हो जाए, तो मैं बैंक रेट बढ़ा दूंगा. इसी से रिलेटेड था वो रेपो रेट. रेपो रेट बढ़ा देंगे. रेपो रेट बढ़ा देंगे तो द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, वो अगर ज्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक्स आगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोग कम लोन्स बोरो करेंगे. बैंक रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो. और क्या करेंगे, ध्यान से देखना. रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सीआरआर एंड एसएलआर. बैंक्स की रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दो, बैंक्स को ज्यादा रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे, वो आगे कम लोन्स दे पाएंगे. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो सिमिलर टू इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट विल, या गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई will issue मतलब sell treasury bills to the commercial banks. कमर्शियल बैंक्स को बेचेंगे अगर ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और टू द पब्लिक बॉन्ड्स दे सकते हैं हम. तो क्या होगा, उनका जो एक्सेस मनी है वो आरबीआई के पास आ जाएगा. वो ब्लॉक कर सकती है ना, वो चाहती है कि सर्कुलेशन में जो मनी है वो कम हो जाए. तो क्वांटिटेटिव मेजर्स. क्वालिटेटिव मेजर्स में हमने क्या पढ़ा था, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. एक बार ही ढंग से डिटेल में इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ लोगे
तो डिफ्लेशनरी गैप में अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होगा कि टूल्स यही हैं. कैसे यूज होंगे? इसका ऑपोजिट. वहां मैं चाहता हूं कि डिमांड बढ़ जाए, यहाँ मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दो. मार्जिन जितना ज्यादा होगा लोन उतना कम मिलेगा लोगों को. मॉरल सुएजन, चिट्ठियां भेजो, लेटर, सर्कुलर्स, प्यार से समझाने की कोशिश करो. आरबीआई समझाएगी कमर्शियल बैंक्स को लोन मत दो क्योंकि बहुत महंगाई हो चुकी है. मॉरल सुएजन और क्रेडिट रैशनिंग. क्रेडिट रैशनिंग is also known as selective credit control. तो नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए आप बोल दो उनको कि इसके लिए आप कोटा बहुत कम कर दो. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन्स बोरो कर रहे हैं तो उसका कोटा बढ़ा दो. ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बताया? क्वांटिटेटिव मेजर्स में बैंक रेट, रेपो रेट, बैंक रेट सेम इम्पैक्ट. अगर रिवर्स रेपो रेट होता तो रिवर्स रेपो रेट कम कर दो. रिवर्स रेपो रेट, अब ध्यान से देखना, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. वो भी बढ़ा दो, बढ़ा देंगे. उसमें भी क्या होगा? बढ़ा देंगे तो कमर्शियल बैंक्स विल बी मोटिवेटेड टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई. अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे आरबीआई तो कमर्शियल बैंक्स के पास क्या मोटिवेशन होगी? जितना भी उनका सरप्लस फंड है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दें. उनको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देंगे तो उनके पास अवेलेबल फंड्स कम हो जाएंगे, वो आगे कम लोन्स दे पाएंगे. तो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, आपका वही लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. क्वालिटेटिव मेजर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दो. मॉरल सुएजन, चिट्ठियां भेजो, समझाओ उन्हें प्यार से. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, कोटा रिस्ट्रिक्शंस सेट कर दो. तो क्या था ये? इन्फ्लेशनरी गैप, मीनिंग, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड एंड द मेजर्स व्हिच कैन बी टेकन टू करेक्ट एक्सेस डिमांड. फिस्कल मेजर्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स दोनों हमने स्टडी कर.